वेलकम एवरीवन। जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने चोला एम्पायर का जिक्र करते हुए उसके एडमिनिस्ट्रेशन को और नवल फोर्सेस की इम्पोर्टेंस को बताया। उन्होंने बताया कि किस तरह से चोला एम्पायर ने इंडिया की पावर को प्रमोट किया और दिखाया कि एशियंस कहाँ तक तरक्की कर सकते हैं या कहाँ तक एम्पायर को डेवलप कर सकते हैं। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि चोला एम्पायर कब स्टार्ट हुआ था, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और किस तरह से हम चोला एम्पायर को डिस्कस कर सकते हैं और कहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन को देख सकते हैं, कहाँ तक इनका एडमिनिस्ट्रेशन फैला हुआ था। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ज़िक्र होता है चोला एम्पायर का वो 9th सेंचुरी में होता है। ये 9th सेंचुरी में जो चोला एम्पायर था, इसी को मेनली ज़िक्र किया जाता है जिसे हम मिडिएवल चोला के नाम से जानते हैं। ऑल्दो देखेंगे चोला की रूलिंग डायनेस्टी जो है वो संगम एज में भी देखने को मिलती है जिसे 3rd सेंचुरी बीसी से लेकर 3rd सेंचुरी सीई तक माना जाता है। बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट और सीई का मतलब हो गया कि आफ्टर क्राइस्ट जो है जो डेट डिसाइड हुई उसके आधार पर, ठीक है। तो अगर आप की डिटेल देखोगे तो अर्ली चोला जो है 3rd सेंचुरी से 3rd सीई तक उन्होंने क्या बोलते हैं रूल किया एम्पायर पर और ये रूल्ड किया गया उरैयूर और कावेरीपट्टनम 2 जगहें थी जिन्हें कैपिटल इन्होंने घोषित किया। तो ये यहाँ से फेमस हुई। इसमें फेमस किंग कैरेकला चोलास थे। ये जो थे अर्ली चोला में फेमस किंग मिलेंगे। अब क्या हुआ इनकी पावर डिमिनिश हो गई। इसके बाद पल्लवास भी आए, सॉरी पांड्यास भी आए, चेरास भी आए, पल्लवास भी आए। उसके बाद बिगिन हुआ 1850 में। अब 1850 में सॉरी 850 में 850 सी में बिगिन हुआ इनका और इसको राइज करने में मेन इंपॉर्टेंट रोल निभाया विजय चोला ने। ये आपको चीज याद होना चाहिए। इन्होंने थंजावुर को पल्लवास से कैप्चर कर लिया और थंजावुर को कैपिटल बनाई। पीक देखेंगे मिडिएवल टाइम का तो 10 और 12th सेंचुरी में देखने को मिलेगा जैसे राजा राजा वन जिन्हें राजा राजा चोला कहा जाता है 985 से लेकर 1014 सी तक इनका शासनकाल रहा। राजेंद्र वन राजा राजा चोला के बेटे थे। तो इन्होंने 1014 से 1044 तक शासन किया और इन्होंने अपने एम्पायर को एक्सपेंड किया श्रीलंका, साउथ ईस्ट एशिया और बियॉन्ड, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ देखने को मिलेंगी। बेसिक डिटेल क्या है आपको अर्ली चोला के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए क्योंकि वेबसाइट्स पर और जो वीडियोस होती हैं वो की डिटेल्स नहीं देती हैं, ठीक है। तो ये हमने बेसिक चीजें यहाँ देखी चोला के बारे में। और प्रोमिनेंट मोनार्क के बारे में बताया मतलब कौन-कौन से जो ऐसे रूलर हैं मिडिएवल चोला में जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहे। जैसे जो मिडिएवल चोला एम्पायर है वो फाउंड किया गया विजिल्या के द्वारा, ठीक है, जिन्हें विजिल्या चोला कहा जाता है। नाम लेने में अगर कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए सॉरी कहना चाहूँगा क्योंकि ये साउथ इंडियन लैंग्वेज में डिफरेंस आ सकता है। इन्होंने तंजौर किंगडम को 8th सेंचुरी में कैप्चर्ड किया, किसको हराकर? पल्लवास को हराकर और माइटी चोला का राइज देखने को मिला। आदित्य वन जो क्या है विजय के बाद रूल किया उन्होंने, एम्पायर को आगे बढ़ाया। इन्होंने अपराजिता नाम के एक किंग थे उनको डिफीट किया, पांड्यास को डिफीट किया और कॉन्क्यर किया उनके शासन में। तो पल्लवास ओवरऑल देखेंगे तो यहाँ से डिमिनिश होते चले गए। आगे राजेंद्र चोला का ज़िक्र है, जबकि इससे पहले राजा-राजा चोला का ज़िक्र होना चाहिए। राजेंद्र चोला थे, वो सन थे राजा-राजा चोला के। इन्होंने सक्सेस किया था राजा-राजा चोला को, राजेंद्र चोला ने, ठीक है। राजेंद्र चोला की खासियत ये थी कि ये बैंक ऑफ गंजीज़ गंजीज़ कहते हैं इसे, गंगा को, कि एक्चुअली क्या है ये थोड़ा इसमें कंट्रोवर्सी भी देखने को मिलती है कि राजेंद्र चोला ने गंगा के बैंक तक अटैक किया मतलब नॉर्थ इंडिया में गंगा तक अटैक किया और वहां से पानी लेकर आए और इन्होंने नई कैपिटल चोलापुरम गंगई कोंडा चोलापुरम डेवलप की, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन यहाँ पर बना रहता है मगर ये ऐसा एनसीईआरटी में भी दिया है, हर कहीं दिया है, तो आपको ये याद रखना चाहिए, ठीक है। अब एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस देख लेते हैं। देखो क्या है चोला एम्पायर
देखा जाए तो सेंट्रलाइज्ड गवर्निंग सिस्टम था। मगर क्या है, विलेज को क्या है, ऑटोनॉमी दी गई थी। जैसे इसमें बताया गया है, जो मैसिव किंगडम था उसे डिवाइड किया गया था प्रोविंसेस में, और इन प्रोविंसेस को मंडलम कहते थे, ठीक है? ईच मंडलम सेपरेट गवर्नर के द्वारा चार्ज किया जाता था, हेल्ड किया जाता था, गवर्न किया जाता था, ठीक है? डिस्ट्रिक्ट को नाडूज कहते थे, और इसके अंदर तहसील भी होती थी, ठीक है? ये बात यहाँ पर आपको याद रखना है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर हमने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, जिससे आपकी सारी कंफ्यूजन पूरी हो जाएगी। और लास्ट में मैंने बताया भी है, वालानाडु नाडु किसे कहते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन की हमने कुछ डिटेल देखी। आगे क्या बताया गया है कि ईच विलेज एक्टेड एज ए सेल्फ गवर्निंग यूनिट, मतलब हर विलेज को सेल्फ गवर्निंग यूनिट की तरह एक इम्पोर्टेंट अ, एक रू मतलब एक इम्पोर्टेंट ऑटोनॉमी दी गई थी, ताकि वो आर्ट को प्रमोट कर सकें, पोएट्री को प्रमोट कर सकें। यही चीज़ देखने को मिलेगी कि चोला जब आए तो आर्ट, पोएट्री और लिटरेचर में बहुत ज़्यादा प्रमोशन देखने को मिला। सेवरल टेम्पल बनाए गए, बृहदेश्वरा टेम्पल हो गई, गंगईकोंडा चोलापुरम हो गया, थंजौर टेम्पल हो गई। तो इस तरह के आर्ट एंड आर्किटेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे, जो आर्ट एंड कल्चर की नितिन सिंघानिया की सीरीज़ चल रही है। तो ये चीज़ें यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन में देखी गई। कुछ पीवाईक्यू देखेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन की कुछ चीज़ें हैं वो सॉल्व करेंगे। पहला पीवाईक्यू 2020 से रिलेटेड है। इसमें पूछा गया है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है कि अर्लीस्ट टाइम से लेकर अब तक, मतलब बाद तक की आपको क्रोनोलॉजी लगाना है। देखो, राइज़ ऑफ प्रतिहारा अंडर किंग भोजा, ठीक है? Establishment of Pallava power under Mahendravarman, establishment of Chola power by Prantanka, पाला डायनेस्टी फाउंडेड बाई गंगेज। अगर आप देखोगे तो इसमें पहले क्या है, पल्लवाज आएगा। पल्लवाज जो महेंद्र वन 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 थे, उन्होंने पल्लवा किंगडम स्टेबलाइज किया। दूसरा अगर आप देखोगे तो चौथे नंबर पर पायला डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं, गोपाला के बारे में मिलेगा। पहला राइज ऑफ प्रतिहारा के बारे में मिलेगा, और जो लास्ट आपको तीसरा देखने को मिलेगा, स्टेबलाइजमेंट ऑफ चोला पावर। आप एक्सप्लेनेशन देख लो, ये देखो कितना टफ 2020 में पूछा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री अगर आप पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़िए, ताकि सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएं। अब देखो, इन्होंने बताया पल्लवा डायनेस्टी। देखो, पहले नंबर पर आपको पल्लवा तो ही देखने को मिलता है, ठीक है? आप दूसरा पॉइंट जो है, स्टेबलाइजमेंट ऑफ पल्लवा पावर अंडर महेंद्र वर्मन। तो क्रोनोलॉजिकली देखोगे तो पल्लवा डायनेस्टी एग्जिस्ट की 275 275 सीई से लेकर 897 सीई तक, और इन्होंने साउथर्न इंडिया में रूल किया। मेजर पावर जो हुई वो महेंद्र वर्मन वन के टाइम पर देखने को मिलेगी। मतलब पल्लवा पावर का माइटी रूल, बहुत बड़ा एम्पायर देखने को मिलेगा महेंद्र वर्मन वन के टाइम पर, 571 से लेकर 630 तक, ठीक है? इन्होंने आंध्र प्रदेश का कुछ रीजन और जो है प्रेजेंट डे तमिलनाडु को अपने अंडर में लिया। दूसरा अगर देखोगे, बिहार और बंगाल में पाला डायनेस्टी का रूल देखने को मिला। इसे फाउंड किया गया था गोपाला के द्वारा। यही चीज बताई गई है, 750 में पाला डायनेस्टी को फाउंड किया गया गोपाला के द्वारा। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो क्या हुआ, राजस्थान की कुछ डायनेस्टीज थीं, जैसे गुर्जारा, प्रतिहारा। तो इनको आप मिडिएवल जो मध्य में देखोगे, 8th सेंचुरी के मध्य में देखने को मिलेगा। जैसे राजा मिहिर भोज 840 से लेकर 850 सी तक इनका एम्पायर देखने को मिला। मतलब ये ग्रेटेस्ट प्रतिहारा किंग थे। तो यहीं पर ये चीज आती है। पीवाईक्यू टफेस्ट पीवाईक्यू है मेरे हिसाब से ये। आप ये सोचिए, इसमें घबराना मत, देके इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी बहुत कम पूछती है। पालारीन सॉरी आगे जो है, चोला एम्पायर जो है फाउंड विजयलया चोला के द्वारा किया गया। 9th सेंचुरी में पल्लवास को डिफीट किया गया। देखो, प्रतिका जो है विजयलया के बाद ही देखने को मिलते हैं। मगर अगर आप देखोगे, राजा राजा वन और राजेंद्र वन का शासन करीब 10th 12th में देखने को मिलेगा। आप देखो यहाँ पर, ये देखो, ये इंपीरियल पावर। मगर जिक्र एनसीईआरटी में इन दोनों का ही ज्यादा है, इनका जिक्र बहुत कम है। तो ये बहुत टफ एमसीक्यू आया था। कुछ एमसीक्यूज हमने अदर जगह से भी लिए हैं, जैसे
विथ रेफरेंस टू उत्तरमेरूर। उत्तरमेरूर क्या था? इंस्क्रिप्शन था जिसमें चोला की डायनेस्टी के बारे में बताया गया। कुछ स्टेटमेंट दिए आपको करेक्ट बना बताना। इट वाज ए सेल्फ गवर्निंग विलेज असेंबली अंडर द चोला एडमिनिस्ट्रेशन। बिल्कुल। उत्तरमेरूर क्या था कि एक विलेज था, उसमें उत्तरमेरूर इंस्क्रिप्शन मिला था जिसमें चोला के बारे में जिक्र था। ठीक है। मेंबर ऑफ दीज असेंबली वर इलेक्टेड थ्रू द सिस्टम ऑफ इनडायरेक्ट वोटिंग। बिल्कुल गलत। इसमें डायरेक्ट वोटिंग थी जिसे लॉटरी सिस्टम कहते थे। इसका नाम जो था तमिल लैंग्वेज में कोडा वोलई सिस्टम कहते हैं। ये लैंग्वेज तमिल है, तो कोई भी अगर शब्द में प्रॉब्लम हो तो उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहूंगा। कुड़ा वोलई सिस्टम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। लॉटरी सिस्टम से क्या होता था? यहाँ पर विलेज के हेड को चुना जाता था। इट लोकेटेड प्रेजेंट डे केरला। बिल्कुल गलत। ठीक है। मतलब यहाँ पर केरला में तो ये है ही नहीं। इन्होंने आंसर जो है सी दिया है, 1 एंड 3। बिल्कुल गलत है। केरला में थोड़ी नहीं है ये। देखो क्या बताया, उत्तर मेरू तमिलनाडु में है। तो ये भी गलत हो गया। तो आंसर जो है हमारा, अच्छा, 1 एंड 2, हाँ ये सही है। इलेक्टेड सिस्टम ऑफ इनडायरेक्ट वोटिंग, हाँ लॉटरी सिस्टम को ही इनडायरेक्ट वोटिंग कहा है। तो मतलब ये और ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चोला पीरियड के बारे में है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन के बारे में बताया गया कि कौन कौन सी एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन चोला पीरियड में। वाला नाडु तो मैंने पढ़ा ही है, और नाडु भी हमने पढ़ा। तो 1 एंड 3 तो कंफर्म, ओरैयूर नहीं है और कोडा वोलई नहीं है। ये एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम नहीं है। ये कोडा वोलई क्या है? एक, अगर आपने देखा अभी, एक मेथड है इलेक्शन का, इनडायरेक्ट लॉटरी सिस्टम। वाला नाडु ग्रुप ऑफ नाडूज को कहते थे। मतलब विलेजेस के ग्रुप को। देखो नाडूज को, जो नाडू होते थे वो विलेजेस का ग्रुप होता था, नाडूज। और उसके भी लार्जर विलेज डिवीजन को वाला नाडु कहते थे। नाडु कहते थे क्लस्टर ऑफ विलेजेस। देखो यही चीज तो यहाँ बताई गई है। अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो वाला नाडु क्या है? प्रोविंस लेवल डिवीजन अंडर चोला। ठीक है। नाडु क्या है? ग्रुप ऑफ विलेजेस है। उत्तर मेरूर क्या है? विलेज विद इंस्क्रिप्शन सेल्फ गवर्नेंस। ठीक है। कोडा वोलई लॉटरी सिस्टम है जिसमें इलेक्शन होता है। वालन वेगई जो लैंड नॉन ब्राह्मण के द्वारा हेल्ड की जाती। देवादना जो लैंड देवों को डोनेट की जाती है, गॉड्स को डोनेट की जाती है टेम्पल को। उदय्यार लैंड होल्डिंग इलाइट्स। इलाइट्स के द्वारा जो लैंड होल्ड की जाती थी उन्हें उदय्यार कहते थे। और जो नॉन इलाइट्स के द्वारा, मतलब नॉन ब्राह्मणिकल ऑर्डर के द्वारा, कहते बेलन वेगई कहते थे। ठीक है। तो ये चीजें आपको फोटो खींच लेना चाहिए और कहीं भी आपको इसकी रिवीजन करना चाहिए। तो यही चीज यहाँ पर बताई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चोला के एडमिनिस्ट्रेशन की बात की गई है। बेलन वेगई किसे कहते थे? अभी तो हमने देखा लैंड ओन्ड एंड कल्टीवेटेड बाई नॉन ब्राह्मण, यही चीज बताई गई। बेलन वेगई हेल्ड बाई नॉन ब्राह्मण पीजेंट कल्टीवेटेड एग्रीकल्चर रेवेन्यू। ठीक है। मतलब नॉन ब्राह्मण जो पीजेंट्स होते थे उनके द्वारा हेल्ड की जाती थी वेलन वेगई लैंड, और इसमें एग्रीकल्चर रेवेन्यू होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्म देवादना और तिरुविदयट्टम। तिरुविदयट्टम जो है यूज्ड इन चोला इंस्क्रिप्शन हुआ है, किससे रिलेटेड? लैंड डोनेट टू टेम्पल। हमने यहाँ पर देखा कि, हमने अभी देखा देवादना जो होती है वो वैसी लैंड होती है जिसमें हम क्या है, टेम्पल को वो लैंड दे देते हैं। ठीक है। ये चीज यहाँ बताई गई है। अगला देखो, देवादना और तिरुविदयट्टम लैंड जो है डोनेटेड है टेम्पल को, टैक्स भी नहीं लगता है, और लैंडलेस ऑफन वर्क बाय लैंडलेस लेबरर। मतलब लैंडलेस लेबरर जो होते हैं उनके द्वारा वर्क की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोला पीरियड उदय्यार किसे कहते हैं? उदय्यार लैंड होल्डिंग इलाइट। हमने यहाँ पर देखा उदय्यार किसे कहते हैं? जो इलाइट के द्वारा लैंड होल्डिंग की जाती है। तो हम रिवीजन कर लेते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में। वाला नाडु क्या है? प्रोविंसेस लेवल पर डिवीजन है चोलाज। चोलाज एडमिनिस्ट्रेशन का। नाडु क्या? ग्रुप ऑफ विलेजेस हैं। उत्तर मेरूर क्या है? एक विलेज है ऑटोनोमस सेल्फ गवर्नेंस वाला। कोडा वोलई क्या है? लॉटरी सिस्टम है इलेक्शन का। वेलन वेगई क्या है? जो लैंड पीजेंट होते हैं, नॉन ब्राह्मण होते हैं, उनके द्वारा लैंड होल्ड की जाती है। देवादना क्या है? टेम्पल डोनेटेड लैंड है जो टेम्पल को डोनेट की जाती है। उदय्यार क्या है? लैंड होल्डिंग इलाइट्स के द्वारा जो लैंड होल्ड की जाती है। तो ये हमने चोला एम्पायर को डिस्कस किया। ये न्यूज़ में था, करंट में है, आपको ज़रूर पता होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।